मैं पहले अपने स्पीकर्स में से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के लिए दावत दूंगा जनाब आमिर यूनुस साहब को कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और हमें इनलाइटेंड करें। वेलकम सर। Respected and honorable chairman sahab, and judicial and accountant members, past president and present presidents of different tax bars, my dear colleagues, assalamu alaikum and welcome you. ये एक सीखने सिखाने का अमल है और मैं अपनी तमाम तर कम इल्मी और एक्सपीरियंस जो मेरा ऑब्वियसली आप सबसे बहुत कम है उसके साथ इस प्रेजेंटेशन को शुरू करना चाहता हूँ और आपसे माजरत चाहता हूँ कि अगर कोई कमी बेशी रह जाए तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा और जहाँ पर भी कोई तस्हीह हो और मैं चाहूँगा कि वो सामने लाई जाए। थैंक यू। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में हर साल हम बहुत सी अमेंडमेंट्स देखते हैं और इस साल जैसे जून में बजट आ गया, उसके ऊपर डिस्कशंस होती रहीं डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, उसके बाद वो फाइनलाइज भी हो गया और फिर इम्प्लीमेंट भी हो गया और अब आपने रिसेंटली देखा होगा कि उसमें सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी आ गया। ये शो करता है कि कितनी सीरियसनेस के साथ हम अपने फाइनेंस एक्ट को बनाते हैं। ये अमेंडमेंट्स उसमें कितनी फ्रीक्वेंटली आ रही हैं जो आप पिछले 3 से 4 साल के अंदर देख रहे होंगे। स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ना लेना, केस लॉज को जो डिटर्मिन करते हैं किसी भी टैक्स पोजीशन को उसको सीरियस ना लेना, जिसकी वजह से फिर हमारी ये लिटिगेशंस चलती हैं। जब आवाम सड़कों पर आती है तो उसके बाद फिर हमें याद आता है कि हमें उन्हें टैक्स रिलीफ भी देना है। ये सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस इस चीज़ का बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब जो हमने अमेंडमेंट्स की उसके बाद जब बिजली के बिल आए तो लोगों को पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं अगर टैक्स साइड से देखूं तो ऑब्वियसली इस पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग इनकम टैक्स यानी इनकम कमा रहे हैं उनको टैक्स देना है और इक्वालिटी ऑफ टैक्स या इक्विटी ऑफ टैक्स जो है उसको भी अगर हम साथ रखें तो ये प्रिंसिपल है कि सबको टैक्स देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन आपने अभी देखा कि जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिटेलर्स के लिए जो आज तक हमारी रिजीम सेटिंग नहीं हो सकी कि क्या रिटेलर्स को टैक्स कितना लगना चाहिए, रिटेलर्स की कैटेगरीज कभी बन जाती हैं टियर 1 अदर दैन टियर 1, तो अभी जो अदर दैन टियर 1 थे उनके लिए टैक्स की रिजीम आई कि उनके जो बिजली के बिल हैं उसके अंदर इनकम टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा ऑन अ फिक्स बेसिस। जैसे 30,000 के बिल के ऊपर 3,000 होगा और 30,000 से 50,000 के ऊपर 5,000 और फिर 50,000 से 1 लाख पे 10,000, इर्रेस्पेक्टिव कि वो बिल कितना है। लेट्स सपोज अगर वो 2,000 या 3,000 रुपये भी बिल आया तो उसके ऊपर 3,000 ही टैक्स लगेगा। तो ये इक्विटी ऑफ टैक्सेशन नहीं बनती। इसी को लोगों ने देखा, एतराज़ किया। मैं अगर ओवरऑल देखूँ तो अगर 3,000 रुपये एक बंदा टैक्स देता है 1 महीने का तो 12 महीनों में वो 36,000 रुपया बनता है। एक साइड पे जब गवर्नमेंट इसको देखती है तो वो यही कहती है कि आप सिर्फ एक 36,000 रुपये 36,000 रुपीज़ का टैक्स दे रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आप इसकी परसेंटेज भी निकाल। ये बातें भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एतराज़ात थे उसकी बेसिस के ऊपर जो सेक्शन 99A इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनेंस एक्ट 2022 से, उसको फ़ौरन ही अभी सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के साथ इसको वापस कर दिया गया और इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ यानी 1 जुलाई 2022 से ये इम्प्लीमेंट होगा। और प्रैक्टिकली ये भी है कि जो बिल्स जिनके अंदर ये टैक्सेस कलेक्ट हो गए हैं ये वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके जनरल ऑर्डर का भी कहा गया है ये सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में कि एक जनरल ऑर्डर आएगा जो फिर इसका स्कोप, इसकी टाइमिंग, इसकी पेमेंट, रिकवरी, पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज यानी ओवरऑल जो मैकेनिज़्म आप पूरे एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ते हैं डिफरेंट सेक्शंस में कि वो टैक्स लगेगा कैसे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, पेमेंट कैसे होगी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एडजस्टमेंट कैसे होगी, रिफ़ंड कैसे मिलेगा, कलेक्ट कैसे किया जाएगा, क्या बिजली के बिलों के साथ सेक्शन 235 में कलेक्ट किया जाएगा या नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग उसकी कैसे होगी, रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाएगी, असेसमेंट उसकी कैसे होगी और इसके साथ ही साथ उसमें एग्जम्पशंस कौन सी होंगी। तो ये तमाम चीज़ें अब कहा जा रहा है कि ये एक जनरल ऑर्डर आएगा और उसके तहत ये गवान की जाएंगी। इसकी लीगैलिटी क्या होगी, इसको जनरल ऑर्डर की
यानी कि जो प्रोविजन ऑफ लॉ और फिर हम रूल्स और फिर जनरल ऑर्डर्स जो इसकी एक हायरार्की देखते हैं कि ये लीगैलिटी इसकी किस तरह सस्टेन करेगी आगे, ये भी फिर आगे वक्त बताएगा। लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं जो अभी से हम फोरसी कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले कहा, स्टार्ट में कहा कि जो सीरियसनेस है लॉ को इनेक्ट करने की वो हमें नज़र नहीं आती। और इसी में एक और भी है कि ATL में जो लोग आएंगे या फिर नहीं होंगे उस पर वो डबल टैक्स लगना है या नहीं, ये भी उस जनरल ऑर्डर में बताया जाएगा। ये जो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसमें एक और चेंज आई है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिनकी टैक्स की कलेक्शन होती है अंडर सेक्शन 234 फाइनेंस एक्ट में, ये टैक्सेस काफ़ी बढ़ा दिए गए थे। दो मेन कैटेगरीज थी, नॉन AC और AC जो बसेस हैं उसके ऊपर, और फिर उसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या होगी कि 4 to 10 और 10 to 20 और 20, इसके ऊपर भी टैक्सेशन जो है वो उसको ऑलमोस्ट आप ये देखें कि हाफ से भी कम कर दिया गया। लाइक अगर वो नॉन AC बस के ऊपर 500 थी तो अब उसको 200 कर दिया गया, और 1000 रुपीज़ वाले को 375 कर दिया। तो ये एक टैक्स रिलीफ दिया है। लेकिन फिर बात यही है कि हम जो भी टैक्सेशन मेजर्स ले रहे हैं वो हम एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ और विदाउट एनी स्टडी हम ये तमाम काम कर रहे हैं। सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में क्लास 5A सेकेंड स्केड्यूल में एक रिलीफ दिया गया है कि जो सर्विसेज रेंडर होंगी आउटसाइड पाकिस्तान एज एन अलाउंस और परक्विजिट्स उस पर जो मिलेंगे उसकी एग्जम्पशन दी गई है। सेम इज़ द केस के जैसे अभी हमने डिस्कस किया 234 में जो टैक्स होगा जो कलेक्शन की जाएगी उसमें भी एक अमेंडमेंट आई है जिसमें जो टैक्स कलेक्ट होगा ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एंड एंडिंग ऑन 30 जून, इसमें जो 10th स्केड्यूल की जो यानी डबल जो टैक्स हो जाता था वो अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में ये जो कुछ की अमेंडमेंट्स थी वो मैंने सोचा कि मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ, एंड नाउ वील रिवर्ट बैक टू क्रिटिकल एरियाज़ जो फाइनेंस एक्ट 2022 में आए। दो लॉज इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेकेंडली CVT जिसको दोबारा लेकर आया गया। ये 2-3 इश्यूज़ हैं जो हम अभी इनिशियली डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम बाकी की अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे। सुपर टैक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है टैक्स कलेक्शन का, और हिस्टोरिकली अगर आप देखें इस पर लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा हुई है। इसको एक नए तरीके के साथ लाया गया है फाइनेंस एक्ट 22 के तहत, सुपर टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सनस, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो 150 मिलियन रुपीज़ अगर किसी की इनकम है उससे जो ज़्यादा होगा उसके ऊपर होगा। स्लैब रेट्स अगर आप देखें तो ये मिनिमम 1% है, और डिफरेंट स्लैब्स में ये इंक्रीज़ करता करता 300 मिलियन को जब आप क्रॉस करते हैं तो ये 4% के ऊपर चला जाता है। इसी तरह सुपर टैक्स की एक और कैटेगरी बनाई गई है, यानी ये तो एक जनरल रेट्स हैं, बट इसके साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 या मोर देन दैट कुछ एरियाज़ हैं या जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको स्पेसिफाई किया, और ये देखा कि ये लोग क्योंकि हाई अर्निंग स्लैब्स में जाते हैं, इनकी टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा है, और इस साल एक स्पेसिफिकली नीड भी है कि हम अपनी जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाएं, प्लस फ्यूचर के लिए भी। तो एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल्स, सिगरेट एंड टोबैको, फर्टिलाइज़र, आयरन एंड स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम, फार्मा, शुगर एंड टेक्सटाइल, ये वो सेक्टर्स हैं जिस पे उन्होंने कहा कि ये जो सुपर टैक्स की कलेक्शन होगी दैट विल बी एट द रेट ऑफ 10%, और इसके लिए स्लैब 300 मिलियन है। बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक एक्सक्लूजन है कि बैंकिंग कंपनी 23 से 10% देगा, और इस साल उसके ऊपर 4% ही आएगा। यहाँ इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और इसके अंदर कौन सी इनकम्स होंगी जो कंसिडर की जाएंगी फॉर द लेवी ऑफ दिस सुपर टैक्स,
ये सेक्शन 4C में अगर हम देखें तो बड़ा क्लियरली उन्होंने लिस्ट ऑफ एंड सोर्सेज ऑफ इनकम को डिफ़ाइन किया या डिस्क्राइब किया। अगर हम इसमें देखें तो आप को नज़र आएगा कि प्रॉफिट ऑन डेट यानी जो हमारे अदर इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे डिविडेंड है, कैपिटल गेन, ब्रोकरेज कमीशन, ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, बट इसमें जब आपने उसको कैलकुलेट करना है तो ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन या बिजनेस लॉसेस को एक्सक्लूड करके करना है, यानी उसका इफ़ेक्ट आपने नहीं देना। इसी तरह जो स्पेशली 2-3 सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग है, पेट्रोलियम है, इसी तरह आपका इंश्योरेंस बिजनेस है, जिनकी टैक्सेशन जो स्केजुअल्स में डिस्क्राइब है वहाँ होती है, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। और जब वो भी अपनी इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उन्होंने ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन या बिजनेस लॉसेस का इफ़ेक्ट नहीं देना। इसी तरह जो आपकी इम्प्यूटेबल इनकम है, जो फाइनल टैक्स रिजीम में हमारी इनकम होती है, उसको जब मैं वर्क बैक करूँगा, इम्प्यूटेबल इनकम निकालूंगा, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है, और आज इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि हम लोग अब अगस्त ख़त्म हो रहा है, सितंबर में हमें टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है, तो शायद इतना गौर से या सीरियसनेस इस सुपर टैक्स की उस तरह नहीं देखी गई जब ये लॉ आया था। जैसे मैंने कहा कि सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी जब बिलों में टैक्स लगकर आ गया तो अब वो आया है और एक रिलीफ दिया गया है। तो अब ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि सुपर टैक्स किस इनकम पे लगेगा, और अगर वो लगेगा तो वो कितना इम्पैक्ट लेकर आएगा, और क्या वो लग सकता है या उसको कुछ लोग इस तरह भी देख रहे हैं कि क्या वो चैलेंज हो सकता है। इसमें बहुत से डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं जो जब भी आप टैक्स रिटर्न्स ऑब्वियसली बना रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि जी उस टैक्स पेयर के ऊपर ये एप्लीकेबल है या नहीं। सबसे पहले तो इसमें लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो 4C है, ये जो स्पेशल टैक्स ईयर के टैक्स पेयर्स हैं, क्या उन पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो तो दिसंबर 2021 में अपना ईयर क्लोज कर बैठे हैं, और आज अगर सितंबर में वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे आफ्टर 9 मंथ्स, तो क्या उन्हें वो ये टैक्स पे करना है? क्या ये पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है या नहीं है? ऑब्वियसली ये वो सवाल हैं जो कि रेज़ होंगे, और फ्यूचर में आप इसकी एक लिटिगेशन भी देखेंगे। जो हमारे मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो भी इसको देखेंगे, हमारी कोर्ट्स भी इसको देखेंगी, हमारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसको देखेंगे कि जी इसकी एप्लीकेशन क्या है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्टर्स हैं जिनको 10% टैक्स लगाया गया, वो भी इस बात को देख रहे हैं कि क्या वाकई 10% जो उन पर टैक्स लगाया गया और बाकी सेक्टर्स के ऊपर 4% लगाया गया, इसकी क्या वजह? ये डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है? क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है? हमें ये ऑब्वियसली एक चैलेंज होगा हमारे लिए इस चीज़ को देखना, और कोर्ट्स को भी इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत से हमारे केस लॉज अवेलेबल हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जिसको देखा जा रहा है कि ये एक फ्यूचर में लिटिगेशन बन सकती है। एक और सवाल इसके अंदर आता है कि ये जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए थे, ये जो हमने ये देखे हैं ये सेक्टर्स, क्या वो लोग जो 100% इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं ये उन पे एप्लीकेबल है, या अगर मेरा होली एंड पार्टली बिजनेस भी है तो क्या ये उसके ऊपर भी लगेगा, और वो कंप्यूट या कैलकुलेट कैसे होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा? तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक लिटिगेशन का बाइस बन सकते हैं सुपर टैक्स के ऊपर। इसी तरह सेक्शन 7E जो एक डीम्ड इनकम के ऊपर कैपिटल एसेट्स जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर एक टैक्स लगा है, और रेजिडेंट्स पर्सनस जिनके एसेट्स पाकिस्तान में हैं उसके ऊपर ये 20% के ऊपर टैक्स लगेगा। डीम्ड इनकम कंप्यूट कैसे होगी? वो होगा कि जो भी आपका कैपिटल एसेट है 5% अज्यूम किया जाएगा कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 5% इज़ योर डीम्ड इनकम, और उसके ऊपर फिर 20% टैक्स लगेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं सिंपली देखूं तो ये 1% ऑफ दी फेयर मार्केट वैल्यू होगा।
ये एक टैक्स लग जाएगा। ये अब डीम्ड इनकम है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं या एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कोई एक कैपिटल एसेट जहाँ रेजिडेंट पर्सन उसकी ऑनरशिप में है वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस, जहाँ से आप बिज़नेस कैरी कर रहे हैं, बिज़नेस करते हैं, वो एक्सक्लूड होगा। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पर कोई आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, वहाँ फार्म हाउस को एक्सक्लूड करके वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी। इसी तरह जो कैपिटल एसेट्स ऐसे हैं जो हमारे अलॉट हुए हुए हैं शहीद या उनके डिपेंडेंट्स को, जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से रिलेट करते थे, या पर्सन और डिपेंडेंट्स पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, या वॉर वुंडेड पर्सनस हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या सर्विंग पर्सनल हैं ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उनके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है और उसके ऊपर आप प्रॉपर्टी इनकम कमाते हैं, उसको ऑफर फॉर टैक्स करते हैं, वो इसमें नहीं आएगी। कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर 236K का टैक्स पे हो गया एक्विजिशन के वक्त, परचेज करते वक्त, वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी। अच्छा, और ये जो तमाम एसेट्स हैं अगर इनकी वैल्यू 25 मिलियन से कम है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। और एक रिलीफ इंडिविजुअल्स का जैसे हमने डिस्कस किया, शुहदा का किया, इसी तरह जो प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ या कैपिटल एसेट्स हैं वो स्पेसिफिकली इसमें से एक्सक्लूड हुई हैं। और हाँ, अगर आपका बिज़नेस है, यू आर अ बिल्डर और डेवलपर, और लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप उस पर कोई इनकम कमा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट्स भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसके ऊपर भी बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये भी है, वो एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि ये जो लिस्ट है एक्सक्लूजन की, ये अगर किसी के उसके पास अपना घर भी है, उसका एक ऑफिस भी है जिसमें वो बिज़नेस भी कर रहा है, उसके पास एक एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी है, तो ये सारे एक्सक्लूड होंगे या कोई एक एक्सक्लूड होगा? वो 25 मिलियन की लिमिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? ये तो इसके कुछ कैलकुलेशन के मेथड्स। इसी के साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसको इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि ये जो लेवी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक है? जो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर वो ये है कि आप डीम्ड इनकम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं? एक इनकम जो मेरे पास आई ही नहीं और ना कभी आएगी, उसके ऊपर कैसे टैक्स लग सकता है? कॉर्पोरेट को छोड़ के अगर आप ओवरऑल देखें तो जो भी इंडिविजुअल होगा वो रिसीट बेसिस के ऊपर टैक्सेशन करवाता है और एक्चुअली उसको पैसे वो रिसीव होने चाहिए। इसके साथ ही फेडरल लेजिस्लेटिव एंट्री जो हमारी लिस्ट है उसमें भी देखा जा रहा है कि क्या ये 47 एंट्री 47, 48, 50, 52 की वायलेशन में तो नहीं। जैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो कोई वैल्यू डिटर्मिन कर दे किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की और उसके ऊपर टैक्स लगा दे। एंट्री 47 पावर्स देती है फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स लगाने की, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। इसी तरह एंट्री जो 50 है वो कहता है कि जी टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो 7E के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि चैलेंज हो सकते हैं या मज़ीद डिटेल में इसको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको देख सकते हैं कि इसमें ऐसा क्या लीगल लकूना है। देखें, लीगल लकूना को देखना अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कभी भी कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि आपकी कोई इवेजन या अवॉइडेंस ऑफ टैक्स हो। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारी जो सीरियसनेस है लेजिस्लेशन की वो नज़र नहीं कहीं पे भी आती। ना तो शायद हमारे पास इस तरह के टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर उनको वो देख नहीं रहे कि प्रैक्टिकली हमारे साथ इन फील्ड क्या हो रहा है।
उसका फीडबैक नहीं लिया जाता, टैक्स एक्सपर्ट से फीडबैक लिया जाए, केस लॉस को देखा जाए, एसोसिएशंस को बुला के देखा जाए, जो इम्पैक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर उनको देखा जाए और उसके बाद फिर किसी भी लेजिस्लेशन को अडॉप्ट किया जाए।